नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी ये दो बड़े मुद्दे हैं जो परेशानी का सबब बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी लगातार सरकार से सवाल कर रही है। हर आम आदमी सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिर उसे राहत कब मिलेगी। वहीं जो लोग बेरोजगार हैं वो रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन बड़े मुद्दों को विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र में भी लगातार उठा रहा है, लेकिन ये अलग बात है कि इन पर सार्थक चर्चा कम और हंगामा इस कदर होता है कि कार्रवाई स्थगित हो जाती है। हालांकि अब महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में कांग्रेसियों ने महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी दिल्ली में प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन की देखिए खास बात यह थी कि कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, जिस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि काले कारनामे वाले लोग काले कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। खैर, कांग्रेस का जनहित से जुड़े मुद्दों प्रदर्शन पर कितना ये जोरदार था, बीजेपी ने जो बातें कही हैं वो कितनी दमदार हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के इस हल्ला बोल से बात बनेगी या जनता को राहत मिलेगी। जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इस बड़ी मुद्दे पर होगी। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक हो चली है। दरअसल विपक्ष संसद के साथ ही इन बड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर दमदारी से उतर गई है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने जनता से जुड़े बड़े मुद्दों को लेकर देश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली की बात करें तो यहां महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी समेत कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ रही है। इसके अलावा अन्य कांग्रेस नेता ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। उधर कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने कहा कि ये सब ड्रामा है, कांग्रेस को जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने यह भी कहा कि काले कारनामे वाले लोग काले कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के लिए महंगाई और बेरोजगारी तो बहाना है, मूल वजह ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। केंद्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। रायपुर से लेकर तमाम जगह सड़कों पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन करते दिखे। यहां राजधानी में कांग्रेस ने हल्ला बोलकर राजभवन को घेरने की कोशिश की। इस प्रदर्शन के दौरान हमारी सहयोगी अंकिता शर्मा लगातार कवरेज करती रहीं और उन्होंने कांग्रेसियों से बातचीत भी की। यहाँ पर सभी जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठ चुके हैं। राज्यपाल से उन्हें मुलाकात करना है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। धरने पर बैठने की जरूरत क्यों पड़ रही है मोहन जी? देखिए, गूंगी बहरी मोदी जी की सरकार देश की जनता की, देश की आवाज नहीं सुन रही है। इसीलिए एक आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आज हम ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं, जो जीएसटी है, खाने पीने की वस्तुएं कम करे। जो उनके हम दो हमारे दो की जो सरकार है, चंद उद्योगपतियों को 12 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ़ किया जा सकता है। वो कर्जा को माफ़ करने के लिए आम जनता के जेब में
डाका डालने का काम मोदी सरकार कर रही है। जो पहले मिलता था, सब्सिडी मिलता था गैस में, सिलेंडर में, अन्य वस्तुओं में, वो बंद करके आम जनता को नुकसान पहुंचाने का, आम जनता को जेब में डाका डाल रही है। तो हम मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आम जनता को राहत दे, हमारी मांग है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राजभवन से मुलाकात करती है या नहीं। कैमरामैन आलोक के साथ अंकिता शर्मा, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो इस हल्ला बोल से बात बनेगी या नहीं? कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन है, क्या इससे कुछ निकलकर सामने आएगा? और इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या जनता को इस प्रदर्शन से, इन हंगामा जितना किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उसके बाद क्या इस महंगाई, बेरोजगारी या जीएसटी को लेकर जितनी परेशानियां वो झेल रही है, क्या उससे निजात मिल पाएगी? क्या सरकार अपनी तरफ से ऐसा कोई स्टैंड लेगी? क्योंकि ये बहुत समझने वाली बात है, देखिए, कि कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। और बिल्कुल सही है कि महंगाई से कहीं ना कहीं जनता परेशान तो है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगी। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मध्य प्रदेश से गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिल्पी चौधरी हमारे साथ जुड़ी हैं। शिल्पी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उम्मीदें बहुत हैं। प्रदर्शन देखिए अपनी जगह है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं लगता कि आज इतनी चीजें देखने के बाद एक बार यदि जीएसटी को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर यदि कोई ऐसी बात है, हो सकता है सरकार को लग रहा है कि वो अपने पॉइंट पर ठीक हो, पर जनता को या विपक्ष को लग रहा है कि चीजें बिगड़ रही हैं, तो आकर उनको या तो समझाएं या कुछ इस तरह से पॉइंट आउट क्लियर करें ताकि ये माने कम से कम कि जो चीजें हैं कुछ समय के लिए हैं, सुधर जाएंगी। थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, पर शायद ऐसा नहीं हो पा रहा। गुलरेज जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक। गुलरेज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही हूँ गुलरेज जी। मुझे लगता है शायद कुछ टेक्निकल इशू है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास, तब आप अपना पक्ष रखिएगा। सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। सुरेंद्र जी, क्या चाहता है विपक्ष? क्या सिर्फ हंगामा करना है, क्या सिर्फ प्रदर्शन करना है, या वाकई में कोई बात ऐसी है जो आ सकती है सामने? सरकार की तरफ से क्या चाह रहे हैं? देखिए, सिर्फ दाम कम कर दें, आपने कह दिया, और सरकार कर दे, ऐसा तो होना नहीं है। ये हम कई बार देख चुके हैं। कई बार हो जाते हैं, कई बार बढ़ जाते हैं, लेकिन हकीकत में क्या स्थिति है, इसको समझना होगा। राखी जी, निश्चित रूप से विगत 7 वर्षों में जो मोदी सरकार का अधिनायकवाद और जन विरोधी नीतियां हैं, जो अर्थव्यवस्था उल्टे पांव दौड़ रही है, इनके गलत आर्थिक नीतियों के चलते, उसके चलते लगभग 23 करोड़ लोगों ने अपनी नवीनगारी नौकरी खोई है। ये 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा करके आए थे। नया रोजगार तो छोड़िए, करोड़ों रोजगार नोटबंदी, बिना तैयारी के जीएसटी और इनके अव्यवहारिक कदमों के कारण से, इनके अव्यवहारिक निर्णयों के कारण से छीने गए। लगातार जिस प्रकार से विपक्ष के आवाज को कुचलने के लिए दबाव पूर्वक संवैधानिक संस्था, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, आज इनके पाप इनके मुंह से ही निकल रहे हैं। राखी जी, ये खुद कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन जो महंगाई से आज कौन पीड़ित नहीं है, ये बताएं। पिछले 10 साल का आंकड़ा मेरे हाथ में है। जो खाद्य तेल के जो दाम है वो 150% बढ़े हैं, 130 से 150% बढ़े हैं। रसोई गैस का सिलेंडर 400 रुपए में यह आंदोलन करते थे, आज 1150 से पार है। 97% जो उज्ज्वला के हितग्राही हैं वो सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रहे हैं, ये इनके केंद्रीय एजेंसियों के आंकड़े कहते हैं। और ये कहते हैं कि महंगाई नहीं है।
जब प्याज को लेकर सदन में सवाल पूछा जाता है तो वित्त मंत्री जी ये कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती। ऑटोमोबाइल को लेकर जो संकट उत्पन्न हुआ था उस दौरान वो कहती है कि ओला और उबर के कारण से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं चल रही है। तो ये इनके कुतर्क हो सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है राखी जी कि आज देश का जो आम नागरिक है वो दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ 97% लोगों की आय घटी है, दूसरी तरफ महंगाई 3 गुना बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के चंद पूंजीपति मित्रों को छोड़ दें, जिनकी आमदनी हर 20 महीने में इनकी संपत्तियां 3 गुना हो जाती है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी 18 गुनी तक बढ़ी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पूंजीवाद है। दूसरी तरफ विपक्ष जब चर्चा के लिए मांग करती है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, असमानता को लेकर और सत्ता पोषित नफरत को भड़काने के इनके रवैये पर, तो ये सदन में जवाब नहीं देते। सुरेंद्र तो जी, विपक्ष के पास सुरेंद्र जी, महंगाई ठीक है, महंगाई ठीक है, महंगाई पे आपने बात बोली, जीएसटी को लेके भी बड़ा विरोध हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये बहुत स्पष्ट है कि जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, तमाम दिग्गज होते हैं, वित्त मंत्री से बात होती है, तो जब वहां पे कोई बात होती है तो वहां ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया जाता? मुझे लगता है कि यदि किसी की भी आपत्ति है तो फिर वो चीजें पास नहीं होती हैं। यदि आपत्ति नहीं है तो आज हमें दूध, दही और तमाम चीजों पर जीएसटी झेलनी पड़ रही है। तो सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जहां पे बोलना है वहां क्यों नहीं बोला जाता? राखी जी, यही तो मोदी सरकार का अधिनायकवादी चरित्र है। जीएसटी काउंसिल में तमाम राज्यों के वित्त मंत्री मेंबर हैं। आपको याद होगा लखनऊ में जब काउंसिल की बैठक हुई थी तब भी एक तरफ जो क्षतिपूर्ति के लिए शेष लगाया जाता है 2026 तक मोदी सरकार बढ़ा दी, दूसरी तरफ जो राज्य हैं, उत्पादक राज्य हैं, जिनको नुकसान हो रहा है उनको क्षतिपूर्ति देना 1 जुलाई 2022 से ही बंद कर दिया गया। तो ये दोहरा चरित्र है और तमाम उत्पादक राज्य जिसमें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी शामिल है, उनके द्वारा ये मांग किया गया था कि 5 साल इसको बढ़ाया जाए। एक तरफ अपनी आमदनी केंद्र सरकार को चाहिए, दूसरी तरफ जो जिम्मेदारी है जो राज्यों के आर्थिक हित के खिलाफ है, ऐसे निर्णय ये सोचते हैं तत्काल क्षतिपूर्ति बंद कर दी जा रही है। और उसी प्रकार से ये तो कफन पर जीएसटी वसूलते वाले हैं, कपड़े पर आज तक टैक्स नहीं लगा था, कपड़े पर भी टैक्स, दूध, दही, पनीर, ये कौन सा लॉजिक है कि 25 किलो से अधिक के पैकेट पर नहीं लगेगा, 25 किलो से कम पर लगेगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी का अनर्थ शास्त्र है। इनके कुतर्कों से आम जनता जो है कभी संतुष्ट नहीं होगी और ये देख रही है, आम आदमी भोग रहे हैं। ठीक है, आज जो थोक महंगाई पर 15% ठीक है सुरेंद्र जी, वापस आती हूँ। गुलरेज जी 5% से ऊपर है, जो ऐतिहासिक रूप से शिखर पर है। गुलरेज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है, अपनी बात रखिएगा। सवाल मैंने पहले ही लिया था और बहुत सारी चीजें सुरेंद्र जी की तरफ से आ ही गई। देखिए राखी, जहां तक बात महंगाई की, ये इनका तथाकथित जो धरना प्रदर्शन था उसका महंगाई से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि मैं आपको ये बात दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं, इसके पहले जो सुबह प्रेस वार्ता राहुल गांधी जी ने की उसमें एक दफा इन्फ्लेशन की बात नहीं की। आज जो है रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। महंगाई का एक जो म शब्द होता है, ये इन्फ्लेशन का आई होता है, वो तक भी उस प्रेस वार्ता में नहीं लिया गया। उस प्रेस वार्ता में बात क्या क्या हुई, वहां पे हुई डेमोक्रेसी की बात हुई, वहां गांधी परिवार की बात हुई, वहां कांग्रेस की बात हुई, ये सारी तमाम वो बातें हुई, लेकिन महंगाई का कोई जिक्र तक नहीं था। ना गहलोत जी ने उस पर बोला, ना राहुल गांधी जी ने बोला, ना तीसरे व्यक्ति जो थे उन्होंने बोला। तो ये सब बहाने जनता अच्छी तरह से समझती है। जनता ये भी अच्छी तरह से समझती है कि आज 60 से ज्यादा देश जो हैं उनमें डबल डिजिट में इन्फ्लेशन की दर चल रही है, लेकिन भारत में इन्फ्लेशन की दर करीब करीब 7% पर है। इसको भी कम किया जा रहा है। आज आप देखिए 50 बेसिस पॉइंट से जो रेपो रेट बढ़ाए हैं रिजर्व बैंक ने, तो क्यों बढ़ाया है? ताकि इन्फ्लेशन कम हो। अभी इन्फ्लेशन की दर 7.6 तक पहुंची थी, उसको और कम किया है। और अभी आप देखिए जिस प्रकार का तथाकथित आंदोलन में प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा बिल्कुल एक्शन में आकर हीरोइन की तरह भागती भी आती हैं और बैरिकेड कूदती हैं, तो वो सब अप्रैल में जब इन्फ्लेशन की दर ज्यादा थी तब क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उस समय सोनिया जी के ऊपर और राहुल गांधी जी के ऊपर इतना ज्यादा ईडी जो थी वो प्रश्न नहीं।
तो साफ साफ तालमेल दिख रहा है, और इसीलिए जनता का समर्थन इनको नहीं मिल रहा है। क्योंकि जनता ने हमारी सरकार को क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, इस देश के जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सजा दी जाए। पहले आप देखिए 2014 से पहले भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हम सब बात करते थे कि इस देश में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन आज आम आवाम में क्यों नहीं बात होती? क्योंकि पावर कॉरिडोर्स में भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं बची है। तो ये जो आज नाटक हुआ है दिल्ली में, और मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि जो लोग काले कपड़े पहन के आज घूम रहे थे उनके रिकॉर्ड भी काले हैं। चलिए शिल्पी चौधरी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? शिल्पी जी, कहाँ दिक्कत है? मैं ये सवाल आपसे भी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप हैं और मुझे लगता है ये महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी ये पूरे देश भर की बात है, किसी एक राज्य की बात नहीं है। अब यदि मैं आपको भी एज ए विपक्ष यदि काउंट करूं तो आपको कहाँ परेशानी है? या तो सरकार समझा नहीं पा रही, या तो कुछ और है उसके बाद? नहीं, सरकार क्या समझा पा रही है, क्या समझा रहे हैं? गुलरेज जी ने भी तो गुलरेज जी ने बहुत सारे पॉइंट बोले, क्या वो उससे सेटिस्फाइड नहीं? गुलरेज जी की तो मजबूरी है, वो तो बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, वो खुद जानते हैं। मैं किसी और इशारा कर रही हूँ, तो उनके ऊपर मैं कोई अभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो व्यक्तिगत टिप्पणी करने में बड़ी विशेषता रखते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप सब कुछ समझा पा रहे हैं तो उज्ज्वला कनेक्शन, लोग 7.5 करोड़ लोगों ने उज्ज्वला का सिलेंडर दोबारा नहीं भरवाया। बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, रेपो रेट बढ़े हैं, गुलरेज सिंह उसकी तारीफ कर रहे थे। मैं कहती हूँ जो लोग लोन भरेंगे उनकी ईएमआई बढ़ गई है। आप जीएसटी लगाए जा रहे हैं, देश में पूरे आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी लग रहा है। और आज एक सरकारी फरमान ये भी आ गया है कि रेलवे का और एयरलाइन का टिकट कैंसिल कराने पे भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के उत्पादकता शून्य हो चली है। आप जिन लोगों की जेब में पैसा है बस उसी को निकाल कर जीएसटी लगाकर, वैट लगाकर, सेस लगाकर आप सोच रहे हैं आप देश को बहुत ऊपर ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है देश, ये तो आगामी 1-2 महीने में पता चलने वाला है। क्योंकि आप भाई देखिए, इकोनॉमिस्ट हैं, गुलरेज सिंह जी इकोनॉमिस्ट हैं, इनकी इकोनॉमी के हिसाब से देश बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन जो देश के लोग हैं, जो देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो इनसे सहमत नहीं है। दूसरी एक बात जो इन्होंने कही कि ये जो तमाशे हो रहे थे, तो ये तमाशे जब सिलेंडर लेकर इनकी एक माननीय एक मंत्री जी जब करती थी तब वो तमाशे नहीं होते थे। जब प्याज की माला लेके और सब्जियों की माला बनाकर आप लोग बैठते थे तब वो तमाशे नहीं होते थे। आज आप क्यों परेशान हैं? कांग्रेस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहे या ना कहे ये उनका अपना विषय है। आप उससे क्यों परेशान होते हैं कि वो आपको पूरी तैयारी बताएं कि अब हम फलानी जगह जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने। विपक्ष बात कैसे करे, आप बात नहीं करने देते, आप लगातार हैरेसमेंट करते हैं। कल ही राहुल गांधी ने कहा कि मैं नहीं डरता हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं, और मुझे लगता है कि ये इनके लिए अलार्मिंग है। अगर एक नागरिक इस तरह से कहने लगेगा कि मैं आपसे नहीं डरता हूं, तो इनका डर भी खत्म होने में समय नहीं लगेगा। जो ये ईडी के शिकंजे करते हैं, जो इनकम टैक्स भेजे जाते हैं, जो लगातार छापे पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में तो आप आवाज निकालिए और बुलडोजर चलने आ जाते हैं। तो विपक्ष कैसे इनके खिलाफ आवाज लगाए? इनको पता है कि कैसे मुझे टेरर करना है। क्या ये टेरर 2014 से पहले कांग्रेस ने इस तरह से किया था? अगर किया होता तो आज ये सत्ता में नहीं होते। इनको पता है कि कैसे टेरर क्रिएट करना है, लेकिन टेरर से कुछ होगा नहीं। भ्रष्टाचार, क्या इन्होंने कहा कि पावर कॉरिडोर्स में भ्रष्टाचार नहीं है, तो मैं राफेल पे सवाल करना चाहूंगी कि राफेल की जांच का क्या हुआ? खुद वहां फ्रांस की गवर्नमेंट ने माना कि राफेल में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, आप उस पर नहीं बात करेंगे। झंडा, तिरंगे के नाम पर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है ये तो 15 अगस्त बीतने के बाद पता चलेगा, अभी रिपोर्ट्स आने लगी है। तो ऐसी बातें ना कहिए गुलरेज जी कि जिसके बारे में लोगों को पता, लोग जानते ना हो, वो आप झूठ फैला लें तो चलेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी तो सरकारें सोशल मीडिया से ही बनती बिगड़ती रही हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नागरिकों के पास भी एक्सेस है सोशल मीडिया का। और जो आज हुआ है ये बहुत अच्छा शुभारंभ है राहुल गांधी के इस पूरी भूमिका का मैं समर्थन करती हूँ। समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है। निसंदेह जनता की आवाज विपक्ष ही उठाएगा। आप कितना भी दमन कर लीजिए, कोई रुकने वाला नहीं है। ठीक है पवन जी,
मुझे लगता है जहां तक आम आदमी पार्टी है, मैं दिल्ली में यदि जाऊं तो देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि 100% सब सही हो, लेकिन बहुत सारी चीजों को मुफ्त किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महंगाई आपको महसूस हो रही होगी आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इस वक्त पे जो मैं महसूस कर रही हूँ कि सारा विपक्ष एक तरफ है, सरकार एक तरफ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महंगाई नहीं है या बेरोजगारी नहीं है या जीएसटी आया है तो अच्छा है या बुरा है, लेकिन हाँ, एक बार इस पर सोचने की जरूरत है उस तबके के लिए जो मध्यम वर्गीय परिवार से है या उससे निचले तबके पर। क्योंकि देखिए, जिनके पास है शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बहुत निचले स्तर पे हैं या मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनकी स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ हुई हैं। पे आऊंगा। देखिए, चुनाव से पहले भाजपा के क्या स्लोगन्स होते थे, आपकी जनता को, देश की जनता को आपके माध्यम से बता दूं। ये कहते थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। आज देश के 130 करोड़ लोग पूछ रहे हैं, राखी जी, बहुत हो गई महंगाई की मार, कहाँ से हो गई मोदी सरकार। देश का युवा इनसे पूछ रहा है कि भाई नौकरी ढूंढने से नहीं मिल रही है, कहाँ से हो गई मोदी सरकार। आज मोदी सरकार के जो 8 साल का इनका कार्यकाल रहा है, वो मुझे लगता है कि आज देखिए अर्थव्यवस्था को पीछे लेके जाने का इन्होंने काम किया है। कुछ आंकड़े आपके माध्यम से इनको बता देता हूँ। इन्होंने मोदी बनी, उससे पहले गैस का सिलेंडर जो कि हर घर में होता है, हर घर खाना बनाता है, वो सिलेंडर 400 रुपए का आता था लगभग। आज मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल के बाद वो सिलेंडर 1100 रुपए से ज्यादा का हो गया है। एक आम परिवार के लिए अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज खाने पीने की सारी चीजें इतनी महंगी हो गई है, राखी जी, किसी आम परिवार के लिए अपने घर को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और भाजपा ने देखिए दूध पे जीएसटी लगा दिया, ब्रेड पे जीएसटी लगा दिया, दही पे जीएसटी लगा दिया। तो काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज लगाते थे खाने पीने की चीजों पे। मुझे लगता है कि इनसे ये भाजपा कंपटीशन कर रही है आज कि भाई हम कौन ज्यादा जीएसटी हम लगाएंगे, कौन जनता का खून चूसेगा। भाजपा रेस में लगी हुई है। आज देश के लोग इनसे पूछ रहे हैं, भाई महंगाई इस दौर में आज देखिए एकदम चरम सीमा पे है, आप लगाम कब लगाएंगे। बेरोजगारी की दर देखिए आप चरम सीमा पे है, देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। इनके वादे थे राखी जी, ये कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे। आज देश का युवा पूछ रहा है नौकरियां कहाँ है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब आम आदमी पार्टी के सांसद संसद में संसदीय कमेटी में होने के नाते एक रूल के तहत एक पत्र लिखते हैं चेयरमैन सर को, जो कि सभापति होते हैं राज्यसभा के, कि हम महंगाई पे और बेरोजगारी पे चर्चा चाहते हैं। उस मीटिंग का हाल देखिए, वहां पे भाजपा की सरकार एग्री कर लेती है कि हाँ, हम सदन के अंदर महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब सदन चलता है तो इन्हीं के चेयरमैन उस लेटर को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं कि हम महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा चाहते नहीं है। ये उस मुद्दे से भाग जाते हैं। भाजपा तो भगोड़ों की पार्टी रही है। देखिए, मैं कुछ आंकड़े और आपको बता दूं। ये कहते हैं कि रेपो रेट बढ़ गया, ये बढ़ गया। देखिए, मैं और आप जैसे जो लोग आम लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं, भाई हमारा घर चलाना मुश्किल हो गया, हमारी चीजें सस्ती कब होगी खाने पीने की, हमारे बच्चों को रोजगार कब मिलेगा। सीधे सीधे आंकड़े आप बता दीजिए। इनके आंकड़े बताता हूँ। ये कहते हैं कि भाई इन्होंने देश को बहुत आगे लेके, बता दूं आपके लिए, जब इनकी सरकार बनी थी देश पे कर्ज था 389 अरब डॉलर का। इनकी 8 साल सरकार चलाने के बाद वो कर्ज पहुंच गया 614 अरब डॉलर। ये कर्ज कैसे पहुंच गया? इन्होंने रेल बेच दी, इन्होंने सेल बेच दी, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने सारी जमीनें बेच दी, इन्होंने LIC बेच दी, इन्होंने सारी कंपनियां बेच दी। राखी जी, वो सारी कंपनियों के पैसे आने के बाद भी देश पे कर्ज बढ़ रहा है, तो देश के लोग जानना चाहते हैं वो पैसा गया कहाँ। दूसरा, इन्होंने पेट्रोल डीजल में पिछले 7 साल में लगभग 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। 26 लाख करोड़ रुपए, रिपीट कर देता हूं। जब कच्चे तेल की कीमत जब इनकी सरकार बनी थी तो लगभग $110 प्रति बैरल थी, और आज भी वो कच्चे तेल कीमत लगभग उतनी है। जब पेट्रोल कीमत जब लगभग 70 रुपए प्रति लीटर थी, आज पेट्रोल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। ये पैसे गए कहाँ? ये पैसे गए कहाँ? मैं आपको बता दूं पैसे कहाँ गए। इन्होंने अपने 8 साल के कार्यकाल में भाजपा ने अपने पूंजीपति मित्रों के 11 लाख करोड़ के बैंक लोन माफ कर दिए। अच्छा पवन जी, यदि इतने आंकड़े हैं, पवन जी, यदि इतनी जानकारी और इतने आंकड़े हैं, तो कांग्रेस तो दिख रही है सड़कों पर, आम आदमी पार्टी भी दिख जाए। आम आदमी, यदि इतनी चीजें हैं और लग रहा है कि सत्ता पक्ष ने ये किया, सरकार ने किया, तो मुझे लगता है सामने रखनी चाहिए तमाम चीजें, होनी चाहिए बातें। बिल्कुल राखी जी, देखिए हम तो संसद से लेके सड़क तक
हर मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा की बात क्या, भाजपा के प्रवक्ता आज भी उस रावण जैसे अहंकार में बात करते हैं कि देखिए ये तो किसी को बचाने के लिए प्रोटेस्ट था, ये तो काले लोग थे, ये तो गोरे लोग थे, ये तो ये खाना खा के आए थे। अरे भैया मुद्दों पे बात करो ना। आप बताओ कि भाई सिलेंडर आपने 1100 कर दिया, उसको कम कैसे करोगे? विपक्ष आवाज उठाए ना उठाए, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? एक शासक की जिम्मेदारी होती है राखी जी, अपनी जनता के हितों का ध्यान रखे। भाजपा बताए, आंकड़े बताए, देश पे कर्ज बढ़ गया, वो कर्ज कैसे बढ़ गया, वो पैसे कहां गए? इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों के पैसे जो माफ किए ना 11 लाख करोड़ रुपए, वो सारे पैसे देश के लोगों पे कर्ज बढ़ा बढ़ा के और देश के लोगों पे टैक्स बढ़ा बढ़ा के वसूले और उन पैसों को अपने पूंजीपति मित्रों के बैंक लोन माफ करने में लगा दिया कि ठीक है। अगर वो पैसे माफ नहीं हुए थे, वो पैसे रिकवर हो गए होते तो आज देश में सारी जो खाने पीने की चीजें उनको महंगी नहीं करनी पड़ती, खाने पीने की चीजों पर जीएसटी नहीं लगाना पड़ता, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी इतना महंगा नहीं लगाना पड़ता। आज देखिए डॉलर के आप हालत, चलिए पवन जी वापस आती हूँ आपके पास। ठीक है वापस आती हूँ। मुद्दा ये ऐसा है कि बहुत सारी बातें हैं और छोटा सा मुद्दा नहीं है। और मेहमाने वापस आती हूँ आपके पास। शशांक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। शशांक जी, एक बात समझ नहीं आ रही है कि जब कांग्रेस की सरकार हमने देखी तब भी ऐसा नहीं है कि कभी रेट्स ना बढ़े हों, महंगाई तब भी थी। तब यदि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वो प्रदर्शन करती थी। आज यदि बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, दूसरे विपक्षी दल हैं। तो ऐसा नहीं है, समय समय पर महंगाई बढ़ती आई है, उतार चढ़ाव हम देखते आए हैं। लेकिन आज जिस स्थिति पे पहुंच गए हैं, क्या ये मजबूरी हो गई है? क्या ऐसी कोई बड़ी मजबूरी है सरकार की इसके पीछे करने की? क्योंकि देखिए एक बात है, मैं आप आम जनता, मध्यम वर्गीय परिवार, एक जनता के नजरिए से सोचिए, वो नहीं समझ रहे आपकी क्या रेपो रेट है, आपकी क्या अर्थव्यवस्था है, कहाँ इतना बोझ आ गया है कि इतनी चीज़ों को हमें बढ़ाना पड़ गया या इतनी चीज़ों पर हमें जीएसटी लगाने की ज़रूरत पड़ रही है और उन चीज़ों पे लगाने की ज़रूरत पड़ रही है जो रोज़ की चीज़ें हैं, हर व्यक्ति की ज़रूरत है, उसको आप अलग कर ही नहीं सकते। देखिए राखी जी, ऐसा है कि जो संसदीय लोकतंत्र है ना, इसमें विपक्ष को जनता के हक में सड़क पर उतरने का पूरा अधिकार है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज महंगाई की दर 7% को क्रॉस कर गया है। और आप याद करिए, आज से लगभग 14 साल पहले 2006, 7, 8, 9 में जब यूपीए की सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह सिलेंडर लेकर और लोग साइकिल से सदन संसद जाकर विरोध करते थे कि चीजें जो है महंगी हो रही है। ये जो मुद्रास्फीति विषय है ना, ये गरीबों के घर चलाने के लिए एक संकट पैदा करने वाला विषय है, लेकिन ये एक एकेडमिक विषय भी है। मैं अगर आपसे ये बात कहूँ कि अभी हमारे जितने सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं वो सब राजनेता हैं, राजनीतिक दृष्टि से अपनी अपनी बातों को वो कह रहे थे। आप लाखों करोड़ की बात कर रहे थे, लेकिन आप में से किसी के पास इस मुद्रास्फीति के समाधान, आज की जो परिस्थिति है, एक जो ग्लोबल सिनेरियो है, पूरे विश्व की परिस्थिति है, भारत की परिस्थिति है, इन तमाम परिस्थिति में आपके पास क्या सुझाव है, जरा बताइए। क्या है, ये संसदीय लोकतंत्र में केवल सरकार नहीं चलाती है। आज संसद जो है उसका सत्र चल रहा है, कायदे से इस पर संसद के भीतर में गंभीर चर्चा होनी चाहिए, सुझाव मिलने चाहिए। और जो चीजें, एक बात तो हमको माननी पड़ेगी कि अर्थव्यवस्था एक चक्रीय गति से चलती है। कभी वही महंगाई का दौर आएगा, कभी चीजें सस्ती होंगी, कभी मंदी का दौर आएगा, कभी वो बेहतर अर्थव्यवस्था होगी, कभी जीडीपी कम होगी, कभी ज्यादा होगी। और ये दावा कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई विपक्षी दल नहीं कर सकता कि अगर उसकी बारी आएगी तो ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी। तो एक अर्थव्यवस्था के अपने सिद्धांत हैं, वो जनता को जिस तरह से प्रभावित करती है। इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के हालात में जनता को फौरी राहत क्या मिल सकती है। आज जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मुद्रास्फीति हो रही है ना, ये मुद्रास्फीति सप्लाई कम होने के कारण नहीं हो रही है, ये मांग जनित है। आज जो मौद्रिक नीति की जो मासिक समीक्षा आई है रिजर्व बैंक की, जो गोरेश जी भी उसका जिक्र कर रहे थे, उसमें उन्होंने रेपो रेट को 50 पॉइंट से बढ़ाया है। अब क्या आप इसको कहेंगे कि बहुत अच्छा कदम है? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये कदम भी बहुत अच्छा नहीं है। अब ऋण महंगे हो जाएंगे, ऋण महंगे होंगे तो जो बाजार में वस्तुओं की बिक्री है, मांग है, वो कम होगी। जब वो कम होगी तो उद्योग कैसे चलेंगे?
अर्थव्यवस्था केवल एक दिशा में चलने वाली व्यवस्था नहीं है, इसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं। एक निर्णय के बहुत सारे प्रभाव होते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह ठीक है, जनता को प्रभावित करने के लिए ठीक है, चुनाव में वो काम आते हैं, लेकिन इस तरह के भाषणबाजी से मुद्रास्फीति का कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। मुद्रास्फीति का समाधान तब निकलेगा जब वैश्विक दृष्टि से आप अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर गौर करिए। आपको पता है कि हम पाकिस्तान में हर चीज में अपनी तुलना करते हैं, पर पाकिस्तान में मुद्रास्फीति की दर जो है वो 24% को पार कर गई है। तुर्की में मुद्रास्फीति की दर जो है वो 79% है। कोई भी यूरोपीय और अमेरिकी देश जो आज विकसित देश है, चाहे जापान हो, वो लगातार अपने रेपो रेट, अपने लेंडिंग रेट, अपने बैंक रेट में बदलाव कर रही है, क्योंकि यही एक समाधान है। और ये समाधान का प्रभाव आते आते भी समय लगता है। जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था, 2-3 दिन पहले का समाचार है कि सरकार खाद्य तेलों पर जो है 8 से 10 रुपए कम करने वाली है। ठीक है, चलिए शशांक जी वापस आती हूँ। ठीक है शशांक जी वापस आती हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े। आरपी श्रीवास्तव जी, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, ठीक है शशांक जी वापस आती हूँ आपके पास। आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए मुझे लगता है सभी लोगों को आपने सुना, और ये मुद्दा एक नया मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है। बहुत दिनों से, बहुत समय से ये चीजें आ रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कोई भी उतार चढ़ाव जो है वो वैसा का वैसा ही है। ऐसा नहीं होता कि कुछ कम हो जाए, कुछ ज्यादा की चीजें हो रही है, कम की नहीं दिख रही। मुझे लग रहा है एक आम जनता के नजरिए से, और वो नहीं समझ रहे कि अंदरूनी रूप से कहाँ परेशानी है भी या नहीं है। उन्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि आप उन चीज़ों में कीमतें बढ़ा रहे हैं या जीएसटी लगा रहे हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, और इसको सिर्फ जनता इसी को समझती है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए राखी जी, मेरा ये कहना है कि जो अभी आपने कहा ना कि महंगाई, रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें जो बढ़ रही हैं, उसका असर सीधा सीधा जो है लोगों पर, आम लोगों पर पड़ता है। और एक जो है परसेप्शन जाता है कि महंगाई किस दर से बढ़ रही। पिछले 6-7 सालों, मतलब 7 साल से अधिक जो है वर्तमान सरकार है। इसके पहले 2014 के पहले विपक्ष हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी। उस समय भी महंगाई को लेकर के काफ़ी जो है प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, तमाम चीज़ें काम करती हैं। एक विपक्ष का काम है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है कि जनता के हितों को लेकर के सड़क पे आए, और जनता अगर महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार से प्रभावित है तो उसका जो है एक मंच है, या तो संसद में हो या फिर सड़क पर, ये काम हो रहा। मेरा ये कहना है कि जो महंगाई की स्थिति है आज की डेट में, ये पहले भी हुआ करती। महंगाई कोई नई बात नहीं है कि आज ही बढ़ गई है, हाँ। लेकिन पहले भी बढ़ती रही है, पिछली सरकारों में भी महंगाई बढ़ती रही, लेकिन समय समय पर इस पर लोग आवाज़ उठाते रहे। आज जो महंगाई के मुद्दे पर जो हल्ला बोल वाली बात जो सामने आई है, आप देखिएगा बीच में कुछ ऐसा लग रहा था कि विपक्ष जनता के ऊपर चाहे कितना भी महंगाई की मार पड़े, बेरोजगारी में, लेकिन विपक्ष कहीं बहुत ज़्यादा जो है उस पर आक्रामक नहीं हो रहा था। इवन आपने कभी देखा होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो पहले बढ़ते थे तो दूसरे दिन ही लोग सड़क पे आ जाते थे, लेकिन इन सालों में मैंने देखा कि इतना खुल के कोई आने की कोशिश नहीं हुई है। तो हमें लगता है कि अब एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें विपक्ष को आना भी चाहिए, सरकार को समय समय पर चेताने का काम भी करना चाहिए कि देश में महंगाई का स्तर बढ़ रहा है और इस पर सरकार विचार करे। दूसरी बात, जहाँ तक अर्थशास्त्र की बात है या जैसे रेपो दर की बात हो रही थी, मेरा ये कहना है कि ये नियंत्रण करना सरकार का काम है। मुझे याद है कि जिस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, पिछले मतलब 5 साल थी, उस समय लगभग किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ी नहीं, एकदम स्थिर थी। आप देखिए उस समय जो है, मतलब आप एक तरह से आप देखेंगे चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, इनके दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई। आज आप देखिए जिस दर से आपने देखा ना, जीएसटी कलेक्शन भी बहुत हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है, सरकार के पास रेवेन्यू भी है, लेकिन उसी दर से महंगाई बढ़ रही। असर तब पड़ता है लोगों पर जब महंगाई बढ़ती है और इनकम कम हो जाती है, तब लगता है कि नहीं, हम अपना घर का खर्च कैसे चला पाएंगे। हमें लगता है कि आज की स्थिति में आय बढ़ी नहीं, उस गति से बढ़ी नहीं है जिस दर से महंगाई बढ़ रही है, इसलिए लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। गुलरेज जी, मुझे लगता है
इतने लोग इस चर्चा में हैं, सबकी अपनी बातें हैं, लेकिन एक ही बात महत्वपूर्ण है कि कहीं कोई ऐसी परेशानी नहीं दिखती है, समझाने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है कि सरकार समझाए। सब कुछ ऐसा हो रहा है जो साफ तौर पर दिख रहा है, और यदि इसके बाद भी सरकार के पास ऐसी कोई चीज है या कोई मजबूरी वाली बात है तो सरकार बात कर सकती है, लेकिन शायद करना नहीं चाहते। गुलरेश जी। जी, जहां तक सरकार हर प्लेटफॉर्म पर संवाद स्थापित करना चाहती है, संवाद स्थापित करने के लिए ओपन है, लेकिन आप कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना वाला काम करोगे तो वो जो आज हुआ इसी प्रकार से फिर चीजें दिखती हैं। फिर सत्ता पक्ष का भी हमला उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार की बातें विपक्ष की तरफ से आती है, क्योंकि आज तो बड़ा स्पष्ट दिखा कि एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया जा रहा था, बिल्कुल कुछ और लक्ष्य कुछ और था और आंदोलन का उसको नाम दिया जा रहा था। तो इस प्रकार से काम नहीं होता है। जहां तक इन्फ्लेशन की दर की बात है, मुझसे पहले शशांक शर्मा जी हुए या अभी मुझसे पूर्ववर्ती जो वक्ता थे, उन्होंने बहुत सारी बातें, अच्छी बात बोली उन्होंने, क्योंकि उन्होंने नॉन पार्टीजियन बात की है। और जहां तक महंगाई की दर की बात है, 68 कंट्रीज हैं जिसमें इन्फ्लेशन की दर अभी जो चल रही है ना वो डबल डिजिट में है। आज ही का यूनाइटेड स्टेट्स का आंकड़ा आया है कि 39 इयर्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन की दर है। मुझे अच्छी तरह से याद है आम आदमी पार्टी अभी जो उंगली उठा रही है कि आप हुए या साफ हुए और ये सब जो है, ये लोग बहुत सारी बातें करते थे, पेट्रोल डीजल के रेट दिखाते थे कि पाकिस्तान में कितना रेट है, श्रीलंका में कितना रेट है, नेपाल में कितना रेट है, बांग्लादेश में कितना रेट है और हिंदुस्तान में कितना रेट है। आज देखिए जिन कंट्रीज का नाम लेते थे वहां पेट्रोल डीजल ही नहीं मिल रहा है, उसके लिए हाहाकार हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। आप अभी गैस की खूब बात हुई, मैं आंकड़ा सामने लेकर आया हूं, मैं 3 विकसित देशों का लाया हूं और 3 हमारे निकटतम देशों का लाया हूं कि गैस के क्या भाव हैं। हम भारत में बात करें तो लगभग 1060 रुपए के आसपास इधर-उधर चल रहा है। पाकिस्तान की बात करें जो कि पड़ोसी देश है, 1113 रुपए चल रहा है। एक बात बताइए गुलरेश जी, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता, आपको पार्टी लीग से थोड़ा सा हटकर पूछूंगी, एक आम व्यक्ति के नजरिए से, एक जनता के नजरिए से, आपको नहीं लगता कि वाकई में चीजें जो हैं या महंगाई जो है वो बढ़ी है, थोड़ा सा कुछ काम इस पे करना चाहिए सरकार को? नहीं, थोड़ा सा नहीं, सरकार बहुत सारा काम कर रही है मैडम। जो सरकार ने एक्ट ला रखा है, ये मोदी सरकार ने ही लाया है कि आरबीआई की एक्ट जो है हमने संशोधन करके लाए कि जिसमें 6% पे कैपिंग की है। अभी 7.1% के आसपास महंगाई की दर चल रही है, हम उसको 6% के आसपास लाना चाहते हैं। और आप ये भी देखिए ना कि बहुत सारी अभी बातें हो रही थी, इवन नरसिम्हा राव जी के कालखंड की बात चल रही थी, तो मोदी सरकार के यदि एवरेज निकालें तो 4.6% एवरेज इन्फ्लेशन दर रही है। वहीं जो अनर्थ शास्त्री हुआ करते थे, जो प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे, उनके समय 8% से ज्यादा 10 साल के अंदर एवरेज रेट रही है। कई बार तो 13% तक भी कांग्रेस के शासन काल में रेट गई थी, इसीलिए हमको सड़कों पर उतरना पड़ता था। और हम जब भी सड़क पे उतरते थे जनहित के लिए उतरते थे। अब ये लोग जो उतर रहे हैं आज के समय परिवार हित के लिए उतर रहे हैं, इसलिए तो जनता जो इनको बार बार ऐसा भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगता है कि जो प्रदर्शन है वो महंगाई का नहीं है बल्कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना? आपने पहले भी कहा और ये कहा भी है बीजेपी ने कि ये जो तमाम चीजें ये तो बस एक बहाना है, ईडी को डराना धमकाना, परिवार को बचाना। ऐसा ही क्यों लग रहा है? लगने की बात नहीं है। आप भी सेंसेस रखते हैं, हम भी सेंसेस रखते हैं, हम भी पॉलिटिकली मैच्योर्ड है, आप भी पॉलिटिकली मैच्योर्ड है। मैं आंकड़ा तो बात करता हूं ना, अप्रैल में जब सबसे ज्यादा, अभी तो महंगाई की दर गिरती जा रही है, अप्रैल में जब इससे ज्यादा हुई थी तो कांग्रेस ने इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया था, क्योंकि उस समय ईडी की कार्रवाई इस प्रकार से वो राजा रानी राजकुमार के ऊपर नहीं हुई थी। अब जब वो कार्रवाई हो रही है तो ये ईडी को चमका रहे हैं। ठीक है, चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है सुरेन जी बात बार बार यही आ रही है। ठीक है, गुलरेश जी शायद जाना चाह रहे हैं। ठीक है गुलरेश जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पूरी बात आपकी कंप्लीट हुई है। सुरेन जी, बार बार ये बात आ रही है और ये गुलरेश जी भी जाते जाते कह गए, बीजेपी के तमाम दिग्गज एक ही बात बोल रहे हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। महंगाई आपके लिए शायद एक बहाना हो सकता है, आपको तो सिर्फ परिवार को बचाना है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक सड़कों पर आ गए हैं इसको लेकर, और ईडी के खिलाफ आपका प्रदर्शन।
महंगाई से आपका कोई सरोकार नहीं। राखी जी, देश की जनता देख रही है और समझ भी रही है। मैं आपको दर्जनों उदाहरण गिनाता हूं, समय दीजिएगा। निर्वाचन आयोग की पीसी से पहले पूर्व दिनों आप देखे होंगे 5 राज्यों का चुनाव था। इनके आईटी सेल के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय जी ट्वीट करके डेट बताते हैं, उसके बाद निर्वाचन आयोग तारीख तय करती है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का सीबीआई, आईटी और ईडी जो है भाजपा की एजेंट की भूमिका में कैसे हैं वो देश देख रहा है। जितने दागी, जितने भ्रष्टाचारी, जितने अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाते ही सदाचारी हो जाते हैं। सुखराम, नारायण राणे, येदुरप्पा, हेमंत बिस्वा शर्मा, सोमेन मित्रा, मुकुल राय, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमीन का मामला इन्होंने दर्ज किया था। एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक, यामिनी जाधव, भावना गवली सेना की सांसद थी, उनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर है ईडी में। और मैं जिस राज्य से हूं राखी जी, छत्तीसगढ़ में 15 साल मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह के ऊपर पनामा पेपर में मामले में ईडी की कार्रवाई लंबित है। 36,000 करोड़ के नान मामले में वो आरोपी है। बताए भारतीय जनता पार्टी के नेता की कितने बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग दूसरी पार्टी के विपक्ष दल के नेताओं को दबाने में, विरोध को कुचलने में किया जा रहा है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। राजभवन को पार्टी कार्यालय के रूप में महाराष्ट्र में देश की जनता ने देखा है। आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है, भोर होने से पहले अल्पमत के नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाती है। और पहली बार देश के इतिहास में राखी जी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित 5 जज सड़क पर आकर कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। 70 साल में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है तो बताए। भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये तो आज जो महंगाई से आम जनता त्रस्त है, लेकिन मेरा ये निवेदन है जो पत्रकार की भूमिका में है वो भी अपना दायित्व निभाए। महंगाई को लेकर जो बात कहते हैं, फ्यूल का महंगाई में योगदान जो है 2014 तक 2.3% होता था, आज 14.9% है। जो सेंट्रल एक्साइज फिक्स होता है प्रति लीटर 3 रुपया 46 पैसा डीजल पर था, जो 28 रुपया 37 पैसा है, 8 गुना से ज्यादा। और ये कहते हैं कि महंगाई नहीं हुई है। और ये तो कोविड से पहले 2017 में कैश फ्लो जो है -77% तक हो गया था। ये तुलना करते हैं पाकिस्तान से। देखिए एक बात इस चर्चा में आई थी, वो महत्वपूर्ण थी, और वो मैं फिर से दोहराऊंगी कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो चीजें अभी वर्तमान में हैं उस हिसाब से जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। वो भी बढ़ा होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होती। आज यदि उतना रोजगार होता। मैं राखी जी 24 साल में सर्वाधिक है, 15% थोक और 8% खुदरा महंगाई दर, ये बताए। और एक तरफ ये आम जनता को जो राहत दी जाती है उसको असरफी का नाम देते हैं। अपने पूंजीपति मित्रों को 1.5 लाख करोड़ का टैक्स राहत, कारपोरेट पर आज राखी जी 25% टैक्स लग रहा है। ठीक है। और जो भागीदारी फर्म है उस पर 30%, 11 लाख करोड़ की रेवड़ी असरफी अपने पूंजीपति मित्रों को बांटे। देश का कर 3 गुना बढ़ गया है। ठीक है शिल्पी जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक मजबूत विपक्ष आप जरूर हैं, लेकिन एक बात और देखिए कि इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी इतने सारे इलेक्शन हमने देखे। ऐसा तो नहीं है महंगाई, बेरोजगारी आज आ गई या जीएसटी आज आ गया, कुछ चीजों पे अभी आ गया, पर था पहले से। बावजूद इसके बीजेपी सरकार ही सब जगह है। क्या वजह मानती हैं? अब जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, उसके लिए प्रदर्शन कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है, आवाज उठा रहा है, लेकिन वोट कहाँ जा रहे हैं? वो भी बीजेपी के पास। बिल्कुल वोट बीजेपी के पास जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि सरकार कांग्रेस की भी थी और प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी भी करती थी। लेकिन कांग्रेस ने वो दमन नहीं किया, जिस तरह का दमन, जिस तरीके का मैनिपुलेशन यहाँ होता है। आप 92 सीट समाजवादी पार्टी 250, 450, 1000 के अंतर पे हारी है। और हारी नहीं है, हरवाया गया है, ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश की पूरी मशीनरी जानती है, जनता जानती है, जनता हतप्रभ है, जनता परेशान है, इतनी पीड़ित है यहाँ की जनता। आप ये देखिए योगी 1, योगी 2, सड़कों का हाल बदहाल है, बेरोजगारी चरम पर है, 15 पेपर लीक हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें अब सारे सरकारी विभाग आउटसोर्स कर देने हैं। ये किसी को सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते। जनता कहती है कि अरे हम कहाँ देते हैं वोट, और आखिरी में जीत कौन जाता है वो खुद परेशान है। और उसके बाद सबसे बड़ी मशीनरी इनके पास है पैसा। जो शिल्पी जी एक सवाल है शिल्पी जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब आप जीतते थे, जब आपने एक राज किया,
तब ऐसी मशीनरी सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आई? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मशीनरी सिस्टम को दोष देना या प्रशासन को दोष देना ये समझ से परे होता है। नहीं, बिल्कुल समझ से परे नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्र में सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं रही, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है, वो केंद्र के दम पे हुई है। जब प्रशासनिक अधिकारियों को खुलेआम धमकी मिलती है कि तुम देख लेना केंद्र में हमारी सरकार फिर पंजाब में शिल्पी जी, पंजाब में दूसरे स्टेट भी हम लेते चले। मैं मेरी बता रही हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बता रही हूँ, पंजाब की आम आदमी पार्टी से पूछिए, वो जवाब देंगे। नहीं, मशीनरी सिस्टम पे आपने सवाल उठाया, इसलिए मैंने ये बात पूछी, मशीनरी सिस्टम है। यहाँ अभी डिबेट डिरेल हो जाएगी, क्योंकि जो लोग वहां पर 2 प्रदेशों में अपनी सरकार बना चुके हैं, ये समझना है कि उन्होंने कैसे बना लिया, या तो फिर हम सबको उनका मॉड्यूल अपनाना होगा। हमको देखना होगा आम आदमी पार्टी से कि किस तरीके से पंजाब और दिल्ली जैसे 2 महत्वपूर्ण प्रदेशों में उनकी सरकार बन रही है, कैसे बन रही है। ये संभव नहीं है, ठीक है, ये ऐसे आम में संभव नहीं है। ठीक है। पवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ, क्योंकि ये बात आई है। देखिए, सरकार से उम्मीदें बहुत होती हैं, फिलहाल सरकार उन चीजों को पूरा नहीं कर पा रही है, बावजूद जनता चुन भी भारतीय जनता पार्टी को रही है, कमल खिला रही है। आने वाले समय में एक बात अभी गुलरेज जी जाते जाते कह कर गए हैं कि आप लोग बिल्कुल ओपन है बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, लेकिन करना नहीं चाहते क्योंकि विपक्ष को सिर्फ हंगामा करना है, बात नहीं रखनी। देखिए, आप पहले इनका जवाब देना चाहता हूँ। चले मान लीजिए विपक्ष क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आप महंगाई कम कर दीजिए, देश के युवाओं को रोजगार दे दीजिए, आज देश के जो मसले हैं उनको आप हल कर दीजिए, विपक्ष अपना शांत बैठ जाएगा। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी सदन में नोटिस देते हैं कि महंगाई पे, बेरोजगारी पे चर्चा हो, भाजपा वहां से भाग जाती है, उस लेटर को कैंसिल कर देती है। ये भाजपा का मॉडल है। इन्होंने बात करी, भाई मैं मानता हूँ देश को शुक्रगुजार होना चाहिए, भाजपा का एहसानमंद होना चाहिए। इन्होंने संसद में कहा कि हमने अभी तक किसी की कफन पे जीएसटी नहीं लगाई है, किसी की अंतिम क्रिया पे जीएसटी नहीं लगाई है। मुझे लगता है कि भाजपा का एहसान दिस है कि भाई आपने अंतिम क्रिया पे आपने जीएसटी नहीं लगाई, बहुत बड़ा एहसान आप लोगों ने किया है। दूसरा, ये कहते हैं कि भाई हमको वोट मिल रहे हैं। दिल्ली के आपको उदाहरण बता दूं, दिल्ली में भाजपा की राजनीति दिल्ली के लोग समझ चुके हैं और भाजपा को घुसने नहीं दिया। दिल्ली के लोगों ने 3 बार नहीं घुसने दिया। पंजाब में भाजपा ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के मॉडल को वहां के लोगों ने एक्सेप्ट किया। आम आदमी पार्टी की बात मैं करता हूं, आपने एक जिक्र किया था फ्री वाला। देखिए, आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में है, भाजपा की 27 साल से सरकार गुजरात में है। आप दोनों सरकार का उदाहरण लीजिए। आम आदमी पार्टी की सरकार महंगाई के दौर में अपने जनता को, दिल्ली के लोगों को सहूलियत देने का काम कर रही है। हम दिल्ली के 18 लाख बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं। ये काम हमारी सरकार कर रही है। हम दिल्ली के लोगों को सारा इलाज, उनका 1 से लेकर 1 करोड़ तक का जितना इलाज होगा, दिल्ली के लोगों को इलाज हम मुफ्त दे रहे हैं, अच्छा इलाज दे रहे हैं। ये दिल्ली की सरकार कर रही है। अपनी माता बहनों को हम बस में फ्री सफर करवा रहे हैं, दिल्ली सरकार कर रही है। रोजगार पे दिल्ली सरकार काम कर रही है, बिजली पानी पे दिल्ली सरकार काम कर रही है। लेकिन भाजपा की सरकार क्या कर रही है? इनका गुजरात में 27 साल से शासन है और 27 साल में 4.25 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया गुजरात पे, बिना 1 पैसे की जनता को सहूलियत दिए। और ये कर्ज कैसे बढ़ गया? इन्होंने टैक्स लोगों में बढ़ाए, उसके बाद भी कर्ज बढ़ गया। इसका सवाल ये उठता है कि भाई आपने जनता का खून चूसा, आपने नए टैक्स लगा दिए, जनता को राहत नहीं दी, और टैक्स कैसे बढ़ गया? वो इनके पूंजीपति मित्रों के जेबों में टैक्स गया है। वो सारा पैसा वहां गया। अगर वो पैसा जनता के वेलफेयर में खर्च होता तो लोगों को ये मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। भाजपा जिस अहंकार में बात कर रही है, देखिए देश के 130 करोड़ लोग ये जानना चाहते हैं, जिन्होंने जिस सरकार को चुन के सत्ता की चाबी दी है, वो सरकार लोगों के लिए काम करे। लेकिन ये आज आरोप क्या लगाते हैं, जैसे रावण में अहंकार था ना, वो उससे कहीं ज्यादा अहंकार आज भाजपा की केंद्र सरकार में है। ये उस अहंकार से बात करते हैं कि विपक्ष तो ऐसे बात करता है, विपक्ष ने इस बहाने से बात करते, इस ईडी की बात ये कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पिछले इनकी सरकार जब से आई है, ईडी ने 3000 रेड करी है और 3000 रेड में उनका रेट क्या रहा है? 0.5%। इसका मतलब क्या है? कन्विक्शन रेट 0.5% रहा है। इसका मतलब है कि अगर 200 लोगों पे ये पकड़ते हैं, 200 लोगों पे रेड करते हैं, तो उसमें 1 लोग पकड़ में आता है, 1 बंदा पकड़ में आता है। बाकी 199 लोग क्या? वो सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड रेड होती है।
ये विपक्ष के लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पूरे देश के 130 करोड़ लोगों में जांच कर दीजिए, लेकिन हमारा सवाल आज ये है कि विजय माल्या देश का पैसा लेके भाग गया, वो कब पकड़ा जाएगा? ईडी कहां सो रही थी? नीरव मोदी देश के 11,000 करोड़ रुपए लेके भागे और भाजपा के लोगों ने भगाने का काम किया। ईडी कहां सो रही थी? पुलिस कहां सो रही थी? इनकी आईटी कहां सो रही थी? उस पर कार्रवाई कब होगी? आज देखिए बहुत सारे लोग इनके पैसे लेके भाग रहे हैं। डीएचएफएल एक कंपनी है, मैं आपको याद आ गया, डीएचएफएल कंपनी ने देश की 17 बैंकों से कर्ज लिया, 34,000 करोड़ का कर्ज लिया और उस कंपनी ने भाजपा को 27 करोड़ का चंदा दिया और उस 27 करोड़ के चंदे के एवज में भाजपा ने 17 बैंकों को कंगाल होने दिया। उस कंपनी के जो कंगाल कर रही थी, जिसका पैसा खा रही थी, लूट के भाग रही थी, तो ईडी कहां सो रही थी? आईटी कहां सो रही थी? पुलिस कहां सो रही थी? भाजपा के जो इनके प्रधानमंत्री कहते हैं चौकीदार, वो चौकीदार कहां सो रहे थे? क्योंकि वो चंदा दिया तो चंदा के एवज में इनको भागने दिया। सवाल आज देश के लोगों के ये हैं। हाँ, आज सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये बहुत टेक्निकलिटी में बात करते हैं। अब मैं सवाल इन्होंने कहा, पवन जी मैं 5 सेकंड लूंगा। हाँ, जल्दी से 5 सेकंड लूंगा। आज कुछ 1-2 आंकड़े आपको मैं और बता दूं जाते जाते। आज देश के ऊपर जो फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, वो फॉरेन करेंसी रिजर्व इनकी सरकार बनने के बाद में कम हो गया। डॉलर की कीमत आज देखिए 82 रुपए के आसपास है, रुपया अपने निचले स्तर पे है, जिससे कि महंगाई बढ़ रही है। वो ये जब मोदी जी प्रधानमंत्री अब हैं, जब पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये चिल्ला चिल्ला के कहते मित्रों मुझे पता है ये कैसे कम होगा। वो क्या भूल गए क्या? मैं आपसे हाथ जोड़ की विनती है, अगर वो देख रहे हो किसी माध्यम से, कोई नेता देख रहा हो, उन तक बात पहुंचा दीजिए। हे प्रभु, जो डॉलर आपने जो इतने महंगा कर दिया है, आपकी नीतियों ने कर दिया, उसको कम कर लीजिए। देश की महंगाई कम कर दीजिए, देश के युवाओं को रोजगार दे दीजिए, देश के मुद्दों पर काम करना शुरू करिए। ठीक है शिल्पी जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। ठीक है पवन जी, बीच में रोकूंगी मैं। देखिए डीएचएफएल का नाम आया तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि डीएचएफएल को भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार 1 में डीएचएफएल ने उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों की पूरी जीपीएफ फंड सरकार ने डीएचएफएल को दे दी। और इतना बड़ा घोटाला जिसमें इनके ऊर्जा मंत्री संलिप्त थे, जिसमें इनके अधिकारी संलिप्त थे, उसमें कुछ नहीं हुआ। कर्मचारी लाखों करोड़ों रुपए के इस घोटाले के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को बाध्य हैं। ठीक है। ये अपने घोटालों पे बात नहीं करते, ये राहुल गांधी पे बात करके डिरेल करना चाहते हैं हर मुद्दे को। ठीक है शशांक जी, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे घोटालों की बात हो गई। देश में क्या हुआ है, किसने किया, किसने कराया, ये सब चर्चा में होगा। विपक्ष इन बातों को उठाएगा। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या इस वक्त कुछ पैसे, कुछ रुपए कम हो पाएंगे? क्या जीएसटी से इन दूध दही को वापस मुक्त कराया जा सकता है? क्या पेट्रोल डीजल पर कुछ कम हो सकता है? क्या रोजगार को लेके कोई बात हो सकती है? क्योंकि यहाँ तो एक ही बात आ रही है पूरी चर्चा में, विपक्ष सवाल उठा रहा है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से रेपो रेट है, उस तरह से हम बिल्कुल ठीक है। देखिए राकेश जी, ऐसा है कि जो संघ है ना, भारत का संघ, ये कोई अलग भारत नहीं है और राज्य अलग भारत नहीं है। सारे राज्यों को मिलाकर संघ बनता है। भारत में अगर महंगाई है ना, तो राज्यों से मिलकर महंगाई होती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है और भी पंजाब में है, कांग्रेस पार्टी भी 2 राज्यों में है। महंगाई तो वहां पर भी है। आप जनता को कितनी भी सुविधाएं दे दें, महंगाई का असर होगा। और महंगाई का न जीएसटी से कोई लेना देना है बहुत ज्यादा, और न ही आप जो सुविधाएं और आपकी कल्याणकारी योजना, चाहे आप मुफ्त में बिजली दे रहे हो, तो ये है कि जो बिजली देने में जो पैसे खर्च होते महंगाई के कारण, उसमें उसकी परचेसिंग पावर जो है वो कम नहीं होगी। परचेसिंग पावर पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पूरे डिबेट में मैं देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति अपनी राजनीतिक बात कह रहा है। कोई गुजरात चुनाव को सामने रख के बात कर रहा है, कोई किसी और चुनाव को रख के बात कर रहा है। सवाल इससे, देखिए, हम राजनीतिक जब विषय पर चर्चा करते हैं ना, तो जो वास्तव का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि राज्यों में भी जो होर्डिंग होती है, 20 रुपए किलो कोई वस्तु है और उसकी कीमत 2-3 दिन में लगातार बढ़ने लगती है, तो जो व्यापारी होता है ना, उसकी होर्डिंग करने लगता है। उसको लगता है कि मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का मौका आया है। महंगाई इसलिए भी बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी आपको इस पे एक्टिव करना पड़ेगा। अगर होर्डिंग हो रही है, होर्डिंग के कारण जो है सप्लाई में रुकावट आ रही है, उसको हम महंगाई को कैसे उसके माध्यम से कम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि
ये मानसून का समय है, बहुत सारी चीजों की महंगाई इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि कहीं पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है, ट्रकें फंस गई हैं, आवश्यक वस्तुएं पहुंच नहीं पा रही हैं, इसलिए भी महंगाई बढ़ती है, जो सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन हम कहते हैं। कहने का अर्थ है कि राजनीतिक बयानबाजी से नहीं होगा, 2-3 बातें समझनी पड़ेगी। पिछली जो सरकारें हुआ करती थी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय जो राजनीति होती थी, उसमें 2 विषय आता था। एक आता था कि जो पॉलिसी पैरालिसिस होती थी कि सरकार उस पर एक्शन ही नहीं ले रही थी, तो इसलिए, और ये स्थिति थी बिल्कुल थी 2011-12 के बाद 2014 तक एक पॉलिसी पैरालिसिस से वो गवर्नमेंट ग्रस्त रही। लेकिन वही स्थिति अगर ये सरकार भी रहेगी तो जनता उसको भी देखेगी। अल्टीमेटली संसदीय प्रजातंत्र में तो निर्णय जनता लेती है। ठीक है, आप विपक्ष जनता को जागृत करने के लिए आप सड़क पे उतर सकते हो। ठीक है, चलिए शशांक जी, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत जल्दी से एक छोटा सा कंक्लूजन, क्योंकि अब बात बस यही है और यही निकल के आ रहा है कि जिसका जो धर्म है वो निभा रहा है, लेकिन क्या महंगाई से, बेरोजगारी से, जीएसटी से निजात मिल पाएगी? क्या मुख्य रूप से सिर्फ वर्तमान की सरकार जिम्मेदार है और क्या उनको कुछ स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, महंगाई से निजात मिल पाएगी इसके बारे में तो केंद्र सरकार को जरूर विचार करना होगा। सरकारें ही इस पर नियंत्रण रख सकती हैं। विपक्ष सिर्फ जो है हो हल्ला कर सकता है, आक्रामक रुख अपना सकता है, लेकिन जो कुछ भी करना है, चाहे नीतिगत हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, चाहे और अन्य चीज़ें हों, उस पर सरकार ही को नियंत्रण रखना है। आम लोगों के ऊपर इसका भार पड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहले भी कहा राखी जी कि आय बढ़ नहीं रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो उसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। और इसको देखना सरकार का काम है और शायद सरकार को ही इसको आगे बढ़ करके कुछ न कुछ करना होगा। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये हो सकता है कि राजनीतिक रूप से सब अपना पक्ष रख रहे हैं तो वो उस तरह की बात करेंगे, उस तरह की बात ठीक है करिए, लेकिन एक आम नजरिए से मैं अपनी बात करूं, तमाम पैनलिस्ट की बात करूं, सबको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि कितनी महंगाई है, कितनी नहीं है, कितना एफोर्ड किया जा सकता है और कितनी राहत से थोड़ी सी फौरी राहत मिलेगी, लेकिन करने की बात है। बट शायद क्योंकि विषय ऐसा है या कह लीजिए मजबूरी ऐसी है कि कहना करना नहीं चाहते। बहरहाल आगे क्या होगा ये देखेंगे। समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र वर्मा जी आपका शुक्रिया, शिल्पी चौधरी जी, पवन शर्मा जी, शशांक शर्मा जी, आरपी श्रीवास्तव जी और गुलरेज शेख जी का आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में देखिए, जवाब जनता मांग ही रही है और सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार उनका जवाब, उनका सवाल यही है कि इस महंगाई से कब निजात मिलेगी, इस बेरोजगारी से कब निजात मिलेगी और इन चीजों से हम कब बाहर आएंगे। वो दिन कब आएगा जब लगेगा कि हाँ कुछ ऐसी राहत, फौरी राहत की बात कर रही हूँ, बहुत बड़ी राहत भी नहीं, कि लगे कि हाँ कुछ तो मिला। बट शायद इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन देखने हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि एक बार एक मंच पे आके तमाम लोग बैठें और प्लीज जनता के लिए थोड़ा सा सोचा जाए। जनता मांगे जवाब में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।